हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और हमारी डेली की जो वीडियोज़ है वो ज़रूर देखते होंगे। व्यूअर्स, हम जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कभी बोर करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम सिर्फ काम से मतलब रहते हैं। तो हमारा काम सिर्फ क्या है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना है। कोई बीच में कोई नो बकवास, कोई डायलॉग नहीं होता। प्लीज़ हमारे जो पढ़ाने का मेथड है उस पर बोर ना हो और अपने क्वेश्चनों की तरफ, अपने टारगेट की तरफ ध्यान देते हुए क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें। तो पहला क्वेश्चन आया हमारा साइकोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि साइकोलॉजी के वीडियोज हम चल रही है जो सीरीज़ है, तो साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन डाले गए हैं और क्वेश्चन ऐसे डाले गए जो अलग अलग सिद्धांतों के ऊपर निर्धारित किए गए हैं। तो पहला जो सिद्धांत है वो थोर्नडाइक का लिया है और थोर्नडाइक का जो सिद्धांत हमने पहले वाली वीडियो में पूर्ण कर दिया है। अगर आप थोर्नडाइक के बारे में पूर्ण जानकारी चाहते हैं तो उस वीडियो में जाकर पहले वाली में ज़रूर देखें। और जो थोर्नडाइक के एमसीक्यूज क्वेश्चन लिए हैं तो आपको याद रखना, थोर्नडाइक किस देश के वैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के। क्वेश्चन 2 है, थोर्नडाइक के सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं, तो 3 मुख्य नियम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थोर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए हैं, तो चूहे तथा बिल्ली पर थोर्नडाइक ने अपने प्रयोग किए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थोर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया, तो बहुकारक सिद्धांत दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह के नाम से जाना जाता है, तो थोर्नडाइक को क्या जाना जाता है, पितामह के नाम से जाना जाता है। और किसका पितामह, पशु मनोवैज्ञानिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा, थोर्नडाइक के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, तो एसआर सिद्धांत के नाम से भी थोर्नडाइक के सिद्धांत को जाना जाता है। थोर्नडाइक जो क्या है, एक महान मनोवैज्ञानिक रहा है और उन्होंने अपने 3 जो मेन सिद्धांत दिए हैं, तीनों के बारे में पूर्ण जानकारी हमने पिछले उसमें दी है। अगर आपको और कुछ चाहिए तो कमेंट करके बता दें, हम उससे रिलेटेड वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थोर्नडाइक का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है, तो संबंधवाद के अंतर्गत किसका सिद्धांत आता है, थोर्नडाइक का सिद्धांत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत पर विशेष बल किस पर नहीं दिया गया, तो समझ पर विशेष बल नहीं दिया गया। प्रयत्न क्या होता है, प्रयास करना, और त्रुटि क्या होती है, किसी के अंदर कमी निकालना। ये बल किसने नहीं दिया है, समझ पर जो बल है किसने नहीं दिया, थोर्नडाइक ने नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा थोर्नडाइक से रिलेटेड, और थोर्नडाइक ने कौन से जो अपने सिद्धांत है, तो सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है। देखिए पहले बहुकारक सिद्धांत आया था, अब कौन सा सिद्धांत आया, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के रूप के प्रतिपादक कौन है, तो ये किसका है, तो थोर्नडाइक का है। सीखने के नियम का प्रतिपादन कौन है, तो थोर्नडाइक। तीनों सिद्धांत कंप्लीट हुए हैं, तो आप ये सिद्धांत ध्यान से पढ़ें और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 100% जरूर आता है। आप किसी भी एग्जाम में उठा कर ले देखें जिसमें पेडागोजी और साइकोलॉजी आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसके सिद्धांत में आर एवं आर एस संबंध दोनों का विद्यमान है, तो थोर्नडाइक के सिद्धांतों में आर और आर एस दोनों विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, तो थोर्नडाइक के किस नियम पर यह आधारित है, तो अभ्यास के नियम पर ये आधारित है। थोर्नडाइक ने क्या कहा कि हम कोई भी प्रक्रिया यानी बार बार दोहराएंगे तो हम उसमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे, यानी हमारा अभ्यास हो जाएगा, हमें अनुभव हो जाएगा। तो ये सिद्धांत जो किसने दिया है, ये थोर्नडाइक ने सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट आता हमारा, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी आपको याद रखना, थोर्नडाइक ने ये सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआर थ्योरी का जन्मदाता कौन है, तो अभी बताया थोर्नडाइक जी एसआर थ्योरी के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, तो ये सिद्धांत किसने दिया, थोर्नडाइक ने। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, किसी भी वीडियो में उठाकर देखिए आप, एक एक दो क्वेश्चन उससे रिलेटेड मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर पूरे के पूरे ऐसे क्वेश्चन डाल दिए गए हैं जो अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकें, और इन क्वेश्चनों की आपको पूर्ण मदद मिलेगी। 15 क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट करा दिए गए हैं कि आप कभी भी ये न सोचेंगे कि हमारे जो क्वेश्चन है कि कहीं से छूट गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं हम, सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, यह किसने कहा है, तो ये बात किसने कही है, थोर्नडाइक ने कही है।
तो ये आपको याद रखना है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो पहले करा दिए गए हैं। अब देखिए, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते। यह कहावत एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? ये सीखने की बुद्धि का क्या रहेगा? उदाहरण रहेगा। इस तरीके के क्वेश्चन पेडागोजी में पूछ लिए जाते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, मनोवैज्ञानिक थोर्नडाइक ने व्यक्ति के किस आधार पर बांटा है? तो चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर किसको बांटा गया है? व्यक्ति को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तत्परता का नियम किसने दिया है? तो आपको याद रखना, थोर्नडाइक ने किसका नियम दिया? तत्परता का नियम या सिद्धांत भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, धीमी गति से सीखने वाले बालकों को अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है? तो थोर्नडाइक का सिद्धांत, यानी थोर्नडाइक के कौन से सिद्धांत? बार बार अभ्यास का जो सिद्धांत रहेगा, तत्परता का जो सिद्धांत रहेगा, ये सारे थोर्नडाइक के सिद्धांत हैं। तत्परता का मतलब हम हमेशा तैयार रहें कि किसी को कुछ न कुछ सिखाना। और थोर्नडाइक का दूसरा सिद्धांत क्या है? आपको बताया गया है अभ्यास का सिद्धांत। अगर हम बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन उस चीज़ में हम क्या हो जाएंगे? परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो तीनों सिद्धांत बताए गए हैं थोर्नडाइक के, तो किसी भी बच्चे को जो धीमी गति से पढ़ता है या सीखता है उसको सिखाने में बहुत ही लाभप्रद होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे थोर्नडाइक से के सिद्धांत से। अगर आप पूर्ण रूप से इसकी जानकारी चाहते हैं तो हमने पहले ही बता दिया, आपकी नेक्स्ट जो पिछली वीडियो है उनमें पूर्ण रूप से इसकी जानकारी दी गई है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस तरह की भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है? तो उत्तर क्या रहेगा हमारा? तटस्थ और संवेदनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सामाजिक अध्ययन अध्यापन का मुख्य उद्देश्य छात्रों में किस भावना का विकास करना होता है? तो राष्ट्रीयता की जो भावना होती है वो सामाजिक विज्ञान का क्या होता है? मेन उद्देश्य होता है। ये क्वेश्चन दो इंपॉर्टेंट थे, एक स्टेट के पेपर में आए हुए थे थोर्नडाइक के बाद, तो इसलिए क्वेश्चन डाले गए हैं ताकि आने वाले पेपर में आपको मदद मिल सके। अब जो क्वेश्चन डाले गए हैं वो पूर्ण के पूर्ण सिद्धांत डाले गए हैं, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो पहला सिद्धांत है, हमने थोर्नडाइक के बारे में पढ़ा था, पढ़ेंगे मनोविश्लेषण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जो साइकोएनालिसिस। ये एनालिसिस की जो स्टोरी है, ये थ्योरी है, ये इसके प्रतिपादक कौन रहे हैं? तो सिगमंड फ्राइड जी इसके प्रतिपादक रहे हैं। तो बहुत बात तो ये क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक कौन है? तो सिगमंड फ्राइड जी मेन इसके प्रतिपादक रहेंगे। इसके अनुसार व्यक्ति के अचेतन मन की दमित इच्छाएं उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये किसका सिद्धांत है? सिगमंड फ्राइड का। अब आते हैं मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। जो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है तो ये किसने दिया है? थ्योरी ऑफ बेसिक ट्रेंड्स, तो ये मैकडूगल ने दिया है। तो आपको पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है? तो मैकडूगल ने दिया है। और इनके अनुसार व्यक्ति की 14 मूल प्रवृत्तियां बताई गई। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि मैकडूगल के अनुसार व्यक्ति में कितनी मूल प्रवृत्तियां होती हैं? तो 14 होती हैं। तो आपको याद रखना है, यही मूल प्रवृत्तियां ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि व्यक्ति अगर अपनी मूल प्रवृत्तियों को पूरा नहीं करता तो उसका जीवित रहना संभव नहीं है। तो इनसे रिलेटेड जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो पूरी की पूरी आपको जानकारी देंगे, फिर इनके बाद MCQs डालेंगे। तो देखिए, और इनसे संबंधित 14 संवेग भी हैं, यानी मूल प्रवृत्तियों से कितने संवेग जुड़े हुए हैं? 14, जो मूल प्रवृत्तियों का संबंध रखते हैं। व्यक्ति संवेगों को पूर्ति के लिए अभिप्रेरित होकर अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करता है। यानी जो व्यक्ति होता है संवेगों की पूर्ति के लिए अभिप्रेरित होकर अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार क्या करता रहता है? कार्य करता रहता है। तो आपको याद रखना है, मूल प्रवृत्तियां का सिद्धांत किसने दिया है? तो मैकडूगल ने। कितनी मूल प्रवृत्ति हैं? तो 14, और 14 ही क्या रहेंगे? आपके संवेग रहेंगे। तो मूल प्रवृत्तियों का संवेग के साथ क्या संबंध है ये पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, संवेग इस प्रकार है। मूल प्रवृत्तियां और संवेग। तो पहला आता है पलायन। पलायन क्या होता है? वह। नेक्स्ट आता है नंबर 2 पर युयुत्सा, यानी युद्ध करने की इच्छा। युद्ध करने की इच्छा कब आती है? यानी किसी से भी हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो क्रोध में आकर करेंगे, यानी गुस्से में आकर करेंगे। तो क्रोध क्या है हमारा? जो क्या रहेगा? संवेग रहेगा। और मूल प्रवृत्ति युद्ध करने की इच्छा, यानी जो इच्छा है। अब आता है निर्वृत्ति। निर्वृत्ति का मतलब होता है पीछा छुड़ाना, यानी घराना, यानी किसी काम से हम पीछा छुड़ाते हैं तो घराना, यानी
कोई काम का हमारे ऊपर प्रेशर होता है। नेक्स्ट को आता है संतान की प्राप्ति। संतान की प्राप्ति का क्या रहेगा? वात्सल्य, क्योंकि माँ बेटे का प्रेम जो होता है वो कौन सा होता है? वात्सल्य प्रेम होता है। नेक्स्ट आती है हमारी शरणागति दुख यानी कष्ट या करुणा। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा काम मुक्ता, जिज्ञासा आश्चर्य, दैन्य या दया करना तो आत्महीनता, आत्म गौरव आत्म स्वाभिमान, सामूहिकता एकांकीपन। आपने कभी हिंदी में रस पढ़े हो तो रस के जैसे ही क्या होती है? हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जिस प्रकार से हम हमारे मन में जैसा रस प्रकट होता है तो वैसा ही उसका क्या रहता है? रस की जो परिभाषा रहती है। तो वैसे ही हमारी प्रवृत्तियां, जैसे ही हमारी प्रवृत्ति होंगी वैसे ही हमारे संवेग होंगे, संवेग जैसे होंगे वैसे ही प्रवृत्ति होगी। तो नेक्स्ट आती है हमारी जैसे भोजन क्या है? हमारी प्रवृत्ति, तो संवेग क्या रहेगा? भूख। नेक्स्ट आता है संग्रहण स्वामित्व, तो इसका संवेग क्या रहेगा? अधिकार। नेक्स्ट आता है रचनात्मक कृति, तो उसका क्या रहेगा? भाग। और आशय क्या होता है? आमोद यानी हर्ष उल्लास। तो इस तरीके से हमारी 14 मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं। वैसे इतना गहराई में नहीं पूछा जाता, सिर्फ आपको बाहरी रूप से पूछा जाएगा कि कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं। तो 14 किसने बताई हैं? तो मैकडूगल ने। तो ये आपको याद रखना। और 14 ही क्या रहेंगे? आपके संवेग। नेक्स्ट सिद्धांत आएगा हमारा आवश्यकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। इसके प्रतिपादक कौन रहे हैं? तो अब्राहम जो मैस्लो या मास्लो बोलो वो क्या रहेंगे? हमारे आवश्यकता के सिद्धांत के प्रतिपादक रहेंगे। इस सिद्धांत के बारे में अब्राहम मैस्लो ने क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकता की पूर्ति हेतु अभिप्रेरित होता है। मैस्लो का मानना है कि आवश्यकता वह तत्व है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य करना चाहता है। ये सभी को पता है। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, नीड है, तो उसके लिए हम उठेंगे और कार्य करने के लिए ज़रूर तैयार रहेंगे। अगर हमारे को किसी मान के चलो अगर हमें पैसे की नीड ना हो तो कोई आदमी भी बाहर नहीं जाएगा और कभी भी पैसा कमाने की लालसा नहीं होगी, अगर हमारी ज़रूरतें बिना पैसे के पूरी होती हैं। तो इसलिए मैस्लो का सही कहना है कि आवश्यकता का जो सिद्धांत है वो हमें हर कार्य को प्रेरित करने के लिए क्या करता है? उत्साहित करता है। जैसे अगर आप पढ़ते हो, आप विद्यार्थी हो, तो आप को पढ़कर आपको एक अच्छी जॉब पानी है तो वो आपकी ज़रूरत है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना होगा। तो इसलिए हमारी आवश्यकता हमें प्रेरित करती रहती है काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताए हैं, अब्राहम मैस्लो ने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं, तो वो आवश्यकता कौन कौन सी हैं? तो पहली होती है शारीरिक आवश्यकता, जैसे हमें भूख लगी, कैसे हमें खाना खाना, किस तरीके का खाना है। और सबसे ज़्यादा मनुष्य सबसे पहले जो अपने पेट या शरीर के बारे में सोचता है कि कैसा पहनावा पहनना है, कैसा खान पान करना है, कैसे चलना है, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा, अगर हम कहीं भी रहते हैं तो फर्स्ट शारीरिक आवश्यकता के बाद हमें सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है कि हम कहीं भी आ जा रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं या नहीं हैं। फिर आता स्नेह या संबद्धता की आवश्यकता। ये माँ बाप के बीच में हो सकता है, पति पत्नी के, या कोई किसी भी रिश्ते के बीच में इसकी आवश्यकता होती है। अगर ये स्नेह नहीं होगा तो कोई रिश्ता नहीं चलेगा। नेक्स्ट होता है सम्मान पाने की आवश्यकता। हर व्यक्ति अपने घर में और बाहर या समाज में कहीं भी हो तो वहाँ पर हर जगह क्या पाना चाहता है? सम्मान पाना चाहता है। यह भी एक मेन अवस्था। फिर आता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, कि मनुष्य अपने संपूर्ण कार्य करने के बाद आत्मसिद्धि की उसको आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा सिद्धांत है जो उपलब्धि का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन रहेंगे? मैकीलैंड जी रहेंगे। इनके अनुसार उपलब्धियों की प्राप्ति हेतु व्यक्ति अभिप्रेरित होता रहता है। इनका मानना है कि व्यक्ति के द्वारा निर्धारित की गई सामान्य या विशिष्ट उपलब्धियां ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं तथा विशिष्ट उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहता है। तो इन विधियों के अनुसार मनुष्य क्या करता है? अपनी उपलब्धियों को प्राप्त कर लेता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो सिद्धांत है किसने दिया है? मैकीलैंड ने दिया है। किसका सिद्धांत है? उपलब्धि का सिद्धांत। अगर कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं तो आपका क्वेश्चन गलत न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत या स्टिमुलस थ्योरी ऑफ रिस्पॉन्स। ये किसने दिया है? तो इसके प्रतिपादक कौन रहेंगे? स्किनर तथा थॉर्नडाइक जी रहेंगे। मेन जो रहेगा वो पहला अगर नाम आता है तो स्किनर का। अगर स्किनर और थॉर्नडाइक दोनों आ जाते हैं तो राइट ऑप्शन आपका दोनों होगा। उन्होंने बताया कि उद्दीपक व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो आपको ये पहले भी पता है कि कोई भी उद्दीपक
उद्दीपक यानी हमें जैसे जो पानी है तो वो हमें कार्य करने के लिए क्या करती रहेगी, प्रेरित करती रहेगी। और व्यक्ति जब तक अनुक्रिया करता है तब तक वह उद्दीपक प्राप्त नहीं कर लेता, इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति उद्दीपक के माध्यम से प्रेरित होता है। यानी कोई भी व्यक्ति उद्दीपक के माध्यम से क्या रहेगा, प्रेरित होता रहेगा और अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए काम करता रहेगा। तो ये जो दोनों जो उद्दीपक या स्टिमुलस रिस्पॉन्स की जो प्रतिक्रिया रही है, तो इनके दोनों प्रतिपादक को आपको याद रखना कौन रहेंगे, स्किनर। यानी उद्दीपक का नाम आते ही आपको याद रखना है स्किनर का पहला नाम आएगा। नेक्स्ट जो सिद्धांत देखते हैं किसका आता है, अब आता है प्रोत्साहन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजमेंट। तो ये एनकरेजमेंट वाला जो सिद्धांत दिया गया है, प्रोत्साहन का जो सिद्धांत दिया गया है, तो इसके दो प्रतिपादक रहे हैं। उनके नाम क्या दिए गए हैं, वोल्फ एम फाकमैन। इन्होंने प्रोत्साहन के दो प्रकार बताए हैं। तो प्रोत्साहन के दो प्रकार कौन कौन से हैं, स्वयं कार्य हेतु प्रेरित होना, एक तो होता है सकारात्मक यानी खुद सेल्फ अपने ऊपर क्या करना, प्रशिक्षण करना, इन खुद को खुद से तैयार करना। और दूसरा किसी अन्य द्वारा हेतु प्रेरित होना यानी नकारात्मक अभिप्रेरणा। जैसे अगर हम स्टूडेंट हैं और खुद को खुद के लिए प्रेरित करते हैं तो आपका सकारात्मक है, अगर कोई टीचर आपको अभिप्रेरित करता है तो वो नकारात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिद्धांत है हमारा अक्षेत्रीय सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन रहे हैं, तो कुर्ट लेविन जी क्या रहे हैं, इसके प्रतिपादक रहे हैं। इनका सिद्धांत स्थान विज्ञान के आधार पर कार्य करता है। लेविन के अनुसार स्थान या वातावरण के अनुसार व्यक्ति प्रेरित होकर कार्य करता है, अगर वह कार्य नहीं करेगा तो समायोजन नहीं कर सकता है। ऊपर देखिए क्या बताया इन्होंने, कुर्ट लेविन जी ने क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है, इनका सिद्धांत क्या कि विज्ञान के आधार पर कार्य करना। लेविन के अनुसार स्थान या वातावरण के अनुसार अगर व्यक्ति कार्य नहीं करता है कि जैसा उसको इन्वायरमेंट मिला है, जैसा उसको स्थान मिला है, जैसा उसको क्षेत्र मिला है, वो वैसे कार्य नहीं करता है तो क्या रहेगा, वो पिछड़ जाएगा और प्रेरित नहीं होगा, वहाँ पर वो समायोजन नहीं कर पाएगा और लोगों की भीड़ में क्या हो जाएगा, हट जाएगा यानी पीछे रह जाएगा। तो ये सिद्धांत किसका है, तो आपको याद रखना है। लेविन ने अभिप्रेरणा को वातावरण तथा समायोजन दोनों से संबंधित माना है। तो ये बात भी आपने याद रखना, किसने दिया है ये, तो लेविन ने अभिप्रेरणा क्या दी है कि वातावरण तथा समायोजन दोनों संबंधित होते हैं। अगर हम उस वातावरण के अनुसार खुद के नहीं डालेंगे तो हम क्या रहेंगे, पीछे हो जाएंगे। नेक्स्ट जो सिद्धांत रहेगा प्रणोद का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ ट्रस्ट। प्रतिपादक कौन रहेंगे इसके, CL हेल जी क्या रहेंगे, इसके प्रतिपादक रहेंगे। उनके द्वारा इस सिद्धांत के बारे में कहा गया है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होने वाले कार्य कठिन ही क्यों न हो, व्यक्ति द्वारा सीख लिए जाते हैं। क्या बताए गए हैं कि सिद्धांत में कि व्यक्ति की जैसे आवश्यकताएं होंगे उसमें कितने ही मुश्किलें क्यों ना आती हों, कितनी कठिनाइयाँ क्यों ना होती हो, लेकिन व्यक्ति उसको पार कर लेता है। CL हेल के अनुसार चालक वह तत्व जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाध्य करता है। जैसे भूख क्या रहेगी, हमारी चालक रहेगी। तो आपको याद रखना, भूख का मतलब क्या, चालक की पूर्ति हेतु व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, यानी अपनी भूख मिटाने के लिए व्यक्ति कोई ना कोई भोजन का जुगाड़ जो है ढूंढ लेगा, चाहे काम कितना ही कठिन क्यों न हो, वह अपनी भूख को मिटाने के लिए भोजन का जुगाड़ करेगा, कैसे भी हो। इसलिए हम कह सकते हैं प्रणोद यानी चालक अभिप्रेरित करता। अगर हमारे पेट में भूख लगती है तो हम खाना ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमारी जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते, यानी कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ लगाते हैं कि हमारी जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। तो आपको याद रखना, भूख या चालक कहो या प्रणोद कहो, तीनों एक ही चीज़ रहेंगी। और ये इसका सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको याद रखना CL हेल के अनुसार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वास्थ्य का सिद्धांत। तो स्वास्थ्य का प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, इसके प्रतिपादक कौन रहेंगे, हर्षवर्धन जी क्या रहेंगे, इसके प्रतिपादक रहेंगे। इनके अनुसार यदि बालक शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ है तो बालक रुचि के साथ कार्य करता है, और परंतु अगर वह स्वस्थ है तो कार्य करने में रुचि नहीं लेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर कोई भी बालक, स्वास्थ्य का सिद्धांत आपको पता चल जाएगा, अगर शारीरिक और मानसिक रूप से अगर हमारा शरीर सही है, अगर मन सही नहीं है तो हम कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते, इसलिए दोनों स्वस्थ होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इसी के बारे में बताया, शारीरिक गति एवं परिवर्तन का सिद्धांत, फिजिकल मूवमेंट थ्योरी। तो इसके प्रतिपादक 3 रहे हैं, तो आपको याद रखना है विलियम जेम्स, सेल्डर और रदरफोर्ड।
तो विलियम जेम्स शेल्डर और रदरफोर्ड ने शारीरिक गति या परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। अगर आप यहाँ पजल हो जाते हो तो आपको फिजिकल मूवमेंट थ्योरी को याद रखना है। इनके अनुसार समय, परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार बालक के शरीर में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वह परिवर्तन ही बालक को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या बताया गया है कि जैसे हम जब शैशवावस्था में होते हैं तो हमारा शरीर जैसे भूख लगती है तो हम माँ का दूध पीने की इच्छा करते हैं। जैसे हम बाल्यावस्था में आते हैं तो खेलने की अवस्था, किसी चीज़ को जिद करके मांगने की अवस्था, और जैसे जैसे हम बाल्यावस्था से आकर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो जैसे जैसे हमारी अवस्थाएं बढ़ती रहेंगे, शारीरिक परिवर्तन होते रहेंगे, वैसे ही हमारी जो ज़रूरतें हैं बढ़ती रहेंगी। हम उस कार्य को पूरा करने के लिए क्या करते रहेंगे, प्रेरित होते रहेंगे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी, किसने बताई हैं, तो विलियम जेम्स ने, शेल्डर ने और रदरफोर्ड ने। इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल मूवमेंट ऑफ थ्योरी। तो अब अगर फिजिकल मूवमेंट आपको याद रहेगा तो ये तीनों नाम आपको याद रखने के बालक के शरीर से जुड़ी हुई गतिविधियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा प्रेरणा का। जो क्वेश्चन लिए गए हैं, जो हमने अभी अभी क्वेश्चन किए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, एमसीक्यूज द्वारा डाले गए हैं। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, यह कथन किसका है, तो आपको याद रखना क्रेच व क्रैचफील्ड का ये क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, तो अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। और ये जो क्वेश्चन है इसलिए डाले गए हैं कि अगर अभिप्रेरणा से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप का क्वेश्चन गलत न हो। अगर कुछ कमी रहती है तो कमेंट करके बताएं। अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं, तो 2 प्रकार बताए हैं, एक जन्मजात और एक अर्जित अभिप्रेरणा। जन्मजात क्या होते हैं, जो वंशानुगत हमें मिलते हैं, जो माता पिता की हेरिडिटरी से हमें क्या प्राप्त होते हैं। और अब दूसरा क्या बताया कि हमें जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा बच्चा वैसे ही अभिप्रेरित होगा। तो ये 2 तरह की अभिप्रेरणा होती है। फिर दिया गया थॉमसन ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए, तो थॉमसन ने भी अभिप्रेरणा के 2 ही प्रकार बताए, स्वाभाविक अभिप्रेरणा और कृत्रिम अभिप्रेरणा। स्वाभाविक क्या होती है, वही जो हमें वंशानुगत मिलते हैं, हम अपने माता पिता से जो चीज़ें सीखते हैं, जो संस्कार हमें प्राप्त होते हैं। कृत्रिम होता है बाहरी रूप से जो इन्वायरमेंट हमें प्राप्त हुआ, उससे हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली हैं। तो अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं, दोनों ने 2। फिर आता है अभिप्रेरणा के बारे में गैरेट के अनुसार। तो गैरेट के अनुसार अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं, तो गैरेट ने अभिप्रेरणा के 3 प्रकार बताए हैं, जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। तो जैविक में वही आता है जिसमें हम वंशानुगत प्रक्रिया कहते हैं। तो और फिर आता सामाजिक, यानी जो इन्वायरमेंट हमें बाहर का मिलता है वो क्या रहेगा, हमारे सामाजिक अभिप्रेरणा रहेगी। और तीसरा क्या, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा, कि हम किस तरीके से सोचते हैं। हमारा चाहे घर परिवार अच्छा है, हमें एनवायरनमेंट अच्छा मिला है, लेकिन अगर हमारे बाहर की संगति किसी तरीके से बुरी हो जाती है तो वो अभिप्रेरणा हमारी कौन सी होगी, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत किसने दिया है, तो इसके बारे में मैंने पहले खोल कर आपको बताया था, पहले ही सिगमंड फ्राइड से हमने स्टार्टिंग की थी। तो मनोविश्लेषणवादी कौन रहेंगे, सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड जी रहेंगे। तो ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया ताकि इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका क्वेश्चन गलत न हो। तो कौन रहेंगे, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के जन्मदाता सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने के द्वारा दिया गया है। देखिए अभी अभी ये मूल प्रवृत्तियों वाला सिद्धांत बताया गया था कि मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं, और ये सिद्धांत किसने दिया है, तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है, मैकडूगल जी ने दिया है। और कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई गई थी, 14। और संवेग कितने थे जो मूल प्रवृत्तियों के साथ जुड़े थे, 14 ही संवेग थे। और इनके बिना अगर ये मूल प्रवृत्तियां मनुष्य के अंदर नहीं होंगी तो जीवन जीना क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तो इसलिए मूल प्रवृत्तियां हमारी क्या रही हैं, 14। अब आता अभिप्रेरणा का क्षेत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो देखिए क्षेत्रीय सिद्धांत भी हमने पूर्ण रूप से आपको बताया था और पढ़ाया भी था कि जिसको हम रीजन का स्थान जो सिद्धांत भी बोल सकते हैं। तो ये सिद्धांत किसने दिया है, कुर्टलेवन जी ने दिया है। और इसमें क्या बताया गया था कि बच्चे को जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसा क्षेत्र मिलेगा, उसी के अनुसार बच्चा क्या करेगा, अपने सारे कार्य पूर्ण करेगा। तो ये एमसीक्यूज क्वेश्चन इसीलिए डाले गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, कौन से सिद्धांत से रिलेटेड रहेगा,
आवश्यकता का सिद्धांत। तो देखिए आवश्यकता का सिद्धांत भी आपको बताया गया था। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। और कितनी आवश्यकताएं बताई गई थी? 5 आवश्यकताएं बताई गई थी और 5 आवश्यकताएं मनुष्य के लिए क्या थी? जरूरी थी। और पहली, अगर कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पहली अवस्था कौन सी थी, दूसरी आवश्यकता कौन सी थी, तो पहली शारीरिक थी। और 5 के बारे में आपको डिटेल से बता दिया गया है। तो आप क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं पीछे जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्राइड ने बताया कि व्यक्ति में 2 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, इनके नाम क्या हैं? तो इरेज एवं थैंटोस। ये जो क्या बताया, सिगमंड फ्राइड के द्वारा बताई गई हैं। अब फिर बाद में दोबारा क्वेश्चन दिया गया है, अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकताओं के कितने प्रकार बताए? तो अभी ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया है। 5 प्रकार किसने बताए हैं? अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता के प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणोद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो प्रणोद का सिद्धांत कहो, चालक का सिद्धांत कहो, भूख का सिद्धांत कहो, ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया गया है? हल के द्वारा दिया गया है। और इस चीज़ के बारे में आपको पूर्ण रूप से डिटेल से जानकारी दे दी गई थी। तो अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, भूख क्या है? अब ये भी क्वेश्चन बताया, भूख क्या है? चालक है, प्रणोद है, तो भूख है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा का अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग यानी जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? तो यह कथन किसका रहेगा? स्किनर का रहेगा। तो अभिप्रेरणा का कहो या उद्दीपक का सिद्धांत कहो, तो ये क्वेश्चन के बारे में भी डिटेल से आपको बताया गया। तो ये सिद्धांत किसका रहेगा? स्किनर का सिद्धांत रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे, ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं कि जो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो सामाजिक विज्ञान का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ है? और ये सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड क्या रहेगी? आपकी पेडागोजी रहेगी। तो कहाँ से रहा है? यूएस से रहा है और 1892 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तो सामाजिक विज्ञान का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सामाजिक विज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता कब प्राप्त हुई है? तो 1916 में क्या हुई है? मान्यता प्राप्त हुई है। किसको? सामाजिक विज्ञान को स्वतंत्र रूप से। तो ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपसे अगर पूछ भी लिए जाते हैं, जो सोशल साइंस की पेडागोजी है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, सोशल साइंस की पेडागोजी से ही रिलेटेड रहेगा। भारत में सामाजिक विज्ञान विषय के प्रतिपादन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो मुदालियर आयोग को क्या दिया जाता है? सामाजिक विज्ञान के विषय का प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। और सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय रहता है जिसमें बच्चे समाज से जुड़ते हैं और जो अध्यापक होता है उनको सामाजिक यानी समाज से जुड़े विषयों के बारे में बताता है, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो जिस समाज के अंदर वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मुदालियर आयोग ने बल दिया है, तो किसके ऊपर बल दिया है? एकीकृत स्वरूप के ऊपर मुदालियर आयोग ने क्या दिया है? बल दिया है। तो एकीकृत स्वरूप पर किसने बल दिया? मुदालियर आयोग ने दिया है। और किसने इसका प्रतिपादन किया? तो आपको याद रखना, मुदालियर आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? तो 1865 में। और आपको ये भी पता है कि सबसे पहले सोशल साइंस की जो शुरुआत की कहाँ से की गई थी? तो अमेरिका से। तो अमेरिकन सोशल साइंस एसोसिएशन की इसकी स्थापना कब हुई है? 1865 में। नेक्स्ट है, सोशल स्टडीज़ कमीशन की स्थापना कब हुई है? तो 1934 में सोशल स्टडीज़ कमीशन की क्या हुई है? स्थापना हुई है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कमीशन कब बना है? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, परंपरागत एवं प्राचीन शिक्षण विधि क्या है? तो व्याख्या विधि। ये क्या है? परंपरागत शिक्षण विधि रही है जिसमें पूर्ण रूप से व्याख्या दी जाती है। एमसीक्यूज की जो विधि रहेगी जिसमें हम जो क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो न्यू विधि है, लेकिन परंपरागत जो विधि है वो व्याख्या विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए नवाचार नहीं है, तो पाठ्य पुस्तक यानी नया कार्य नहीं है, क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक के माध्यम से तो बहुत परंपरागत विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है?
तो विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो शिक्षक के व्यवहार का पड़ता है, कि जो शिक्षक का व्यवहार बच्चों के साथ जैसा होगा बच्चे वैसे ही कार्य करेंगे। अगर शिक्षक अच्छा होगा, बच्चों को प्रोत्साहित करता होगा और बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताता होगा तो बच्चे उसके पीरियड में इंटरेस्ट ज़रूर लेंगे। और जो जो बातें टीचर बच्चों को बताएगा, अध्यापक बताएगा, विद्यार्थियों के उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामाजिक विज्ञान विषय क्या होता है? तो समन्वित विज्ञान कहो, व्यवहारिक ज्ञान कहो, जीवन उपयोगी ज्ञान कहो, ये जो ज्ञान होता है ये कौन सा ज्ञान होता है? सामाजिक विज्ञान का जो विषय होता है जो समाज से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छात्रों को समाज के निकट ले जाने का सबसे अच्छा साधन है? समाज सेवा शिविर क्या रहेगा? छात्रों को समाज के निकट ले जाने का सबसे अच्छा साधन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पर्यटन का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है। क्यों माना गया? अगर हम किसी भी ट्रिप पर जाते हैं, किसी भी स्थान को देखने के लिए जाते हैं तो उसका हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण स्थान रहता है, क्योंकि आंखों देखी हुई चीज़ यानी प्रत्यक्ष रूप से देखी हुई चीज़ हम कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए सामाजिक विज्ञान में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सामाजिक विज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या होती है? तो सामाजिक सक्रियता, यानी जो सामाजिक विज्ञान का जो टीचर है वो समाज से कितना जुड़ा हुआ होता है, समाज के रूप में कितना सक्रिय है, तो ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है, बालक में सर्वांगीण विकास हेतु क्या आवश्यक होता है? तो सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षण के साथ सहगामी क्रिया, यानी सिर्फ हमें पढ़ने से काम नहीं चलेगा बल्कि हम उनको ज़िंदगी में प्रैक्टिकली रूप से सोचेंगे, देखेंगे तो हम क्या कर सकेंगे, सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें जो हमारे सोशल साइंस से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं वो हमें ज़रूर पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ्य योजना के निर्माण में सिद्धांत माना है? तो नवीन ज्ञान का जो सिद्धांत किसने माना? हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ्य योजना के निर्माण में माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोजेक्ट विधि सबसे अधिक उपयोगी है? तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए प्रोजेक्ट विधि सबसे अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि हम किसी भी बच्चे को कोई प्रोजेक्ट बनाने को लिए दिया जाता है तो बच्चा उस पर पूर्ण रूप से अपना दिमाग लगाता है और कार्य को बिल्कुल अच्छी तरीके से पूर्ण करने की कोशिश करता है। तो प्रोजेक्ट विधि सबसे अधिक उपयोगी विधि है प्रतिभाशाली बालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ह्यूरिस्टिक विधि में पढ़ाने की किस समस्या से मुक्ति मिल जाती है? तो ह्यूरिस्टिक विधि में दंड व्यवस्था की समस्या से क्या मिल जाती है? मुक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा, माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य होता है? तो सामाजिक मूल्यों को स्वीकार ना, छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना एवं सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण से अवगत कराना किसका मेन उद्देश्य होता है? जो माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य होता है। माध्यमिक विद्यालय किन्हें कहा जाता है? जो बच्चे जो 8th क्लास से यानी जो 5th to 8th के बच्चे होते हैं, मोस्टली जो टीचर इसमें अपॉइंटमेंट होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको याद रखना है, माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक मूल्यों को स्वीकारना, छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना, कि बच्चों को ये बताना कि भाई हम समाज में रहते हैं तो समाज में कौन कौन से कार्य होने चाहिए, कौन से अच्छे कार्य हैं और कौन से गलत कार्य हैं। सांस्कृतिक, हमारी संस्कृति से बच्चों को जोड़ना और प्राकृतिक पर्यावरण से अवगत कराना, ये सारे के सारे विषय के बारे में जानकारी देना या पाठ्यक्रम में जोड़ी गई हैं। तो सामाजिक अध्ययन के टीचर को ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक उपयोगी विधि कौन सी है? तो अवलोकन विधि या निरीक्षण विधि जो रहेगी वो सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि रहेगी। फिर आता हमारा क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित होती है? तो प्रयोजनवाद पर क्या होती है? जो प्रोजेक्ट विधि आधारित होती है। प्रयोजनवाद आपको पता होगा, करके सीखना या प्रोजेक्ट के द्वारा कार्य करना, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट विधि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, समस्या समाधान व्यवहार प्राय उत्पन्न होता है दैनिक जीवन संबंधी परिस्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता हमारा,
1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग किसके नेतृत्व में गठित किया गया? तो ये बात पहले भी आ चुकी है। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने एसएसटी से संबंधित जो जानकारी दी है, यानी जो सिलेबस डाला गया है, तो आपको याद रखना 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का नेतृत्व मुदालियर आयोग ने किया था। और इसके जो प्रतिपादक कौन रहेंगे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी रहेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मस्तिष्क उत्प्लावन में कौन से सोपान है? अब जो मस्तिष्क का जो पूर्ण रूप से हम ये करते हैं, तो कौन कौन से इसके अंदर है सोपान दिए गए? तो एक सबसे पहले परिचय, फिर हिममंजक, फिर समस्या का परिभाषीकरण करना। ये तीनों की तीनों चीजें इसके अंदर शामिल की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, विलियम किलपैट्रिक परियोजना विधि के जनक हैं। तो ये आपको याद रखना, विलियम किलपैट्रिक, जो विलियम किलपैट्रिक कौन से परियोजना विधि के जनक हैं? तो आपको याद रखना परियोजना विधि के। इन्होंने किस दार्शनिक की विचारधारा को अपनाया था? तो इन्होंने जॉन डेवी की जो विचारधारा थी उसको अपनाया था। तो एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन को शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, समस्या समाधान विधि में समस्या का चयन करना शिक्षक के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि समस्त पाठ या प्रकरण इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता। तो समस्या समाधान विधि में समस्या का चयन करना, क्योंकि एक ही विधि के द्वारा कंप्लीट जो सिलेबस होता है वो एक टीचर नहीं पढ़ा सकता। बहुत सारी विधियों का प्रयोग करके क्या करते हैं अध्यापक, अपने पूर्ण रूप से शिक्षक जो होता है समस्याओं का समाधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस विधि को सामाजिकृत अभिव्यक्ति का स्वरूप कहा जाता है? इसको अन्य किसी नाम से जाना जाता है, तो कार्य गोष्ठी विधि के नाम से जाना जाता है। अगर किसी भी सामाजिकृत अभिव्यक्ति का जो स्वरूप है, इसको आप किस नाम से जानेंगे? तो कार्य गोष्ठी विधि के नाम से जानेंगे। तो दोनों के दोनों जो विधियां हैं वो महत्वपूर्ण विधियां हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा विधियों से रिलेटेड क्वेश्चन है, योजना विधि किस किस पर आधारित होती है? कोई भी किसी भी काम की हम योजना बनाते हैं तो वो किस पर होती है? हमारी रुचि पर। हम कोई भी प्लान बनाएंगे तो हमारा इंटरेस्ट जिस चीज़ में होगा उसी के ऊपर हम क्या बनाएंगे? प्लान। उसका हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है और किस किस चीज़ की आवश्यकता को पर आधारित होता है, तो ये योजना विधि रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकारा था? तो भारतीय शिक्षा आयोग ने 1964 से 1966 के बीच सामाजिक अध्ययन को स्वीकारा था। और सामाजिक अध्ययन के अंदर कई विषयों को डाल दिया गया ताकि बच्चा किसी भी चीज़ से क्या हो अवगत रहने से बच जाए। तो यानी सारे विषयों को इसके अंदर डाला गया है। मोस्टली 4 विषय इसके अंदर आते हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है या इकोनॉमिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इकाई योजना की ग्राम बस के अनुसार कितने सोपान हैं? तो इकाई योजना के ग्राम बस के अनुसार 6 सोपान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कक्षा 6 से रिलेटेड पूछा गया है, आप कक्षा 6 को महाभारत का प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, यानी महाभारत के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो आप किस विधि का सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? अगर आप 6ठी क्लास के बच्चों को महाभारत के रूप से पूर्ण रूप से ज्ञान कराना चाहते हैं तो आप कौन सी विधि अपनाएंगे? तो आप सभी को पता होगा कहानी विधि, यानी स्टोरी रूप में आप अगर बच्चों को बताएंगे रटने की बजाय या पढ़ने की बजाय, तो वो विधि बच्चों को क्या होगी? उस विधि के द्वारा कहानी या महाभारत ज़्यादा समय तक याद रहेगी और पूर्ण रूप से वो उसको समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्रस्तावना का मूल आधार क्या है? प्रस्तावना का मतलब होता है पूर्व ज्ञान, यानी हमें पूर्व ज्ञान से अवगत कराया जाता है, फिर जाकर हम किसी भी चैप्टर की शुरुआत की जाती है। और पूर्व प्रस्तावना का मेन कार्य क्या होता है? बच्चों का ध्यान खींचना, उनसे जुड़ी हुई बातों को बताकर किसी नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सामाजिक विज्ञान की तकनीक कौशल नहीं है, तो उत्तर क्या रहेगा? जो सुदृढ़ीकरण जो रहेगा सामाजिक विज्ञान की तकनीक या कौशल नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सामाजिक विज्ञान में नियमित शिक्षण के लिए चिंतनशील शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि चिंतनशील शिक्षण क्या होता है आपको पता होगा? चिंता के द्वारा सोचना। इसका अर्थ है लचीलापन, विश्लेषण और सामाजिक जागरूकता। तो आपको याद रखना है
लचीलापन, विश्लेषण और सामाजिक जागरूकता। सामाजिक विज्ञान में नियमित शिक्षण के लिए चिंतनशील शिक्षण को प्राथमिकता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस पर स्थित पेपर जोर देता है। तो किसके ऊपर जोर देता है? विभिन्न विचारों को सम्मान करना और विचारों और प्रथाओं की जांच करना। यानी टीचिंग ऑफ सोशल साइंस जो स्थिति पर जोर देगा तो विभिन्न विचारों का सम्मान करना और विचारों पर प्रथाओं की जांच करना किसका कार्य होता है? जो सोशल साइंस पर स्थित जो पेपर बनाया जाता है, यानी विचार कि सबके विचारों का सम्मान और उन्होंने कौन कौन से विचार दिए हैं, क्या वो सही हैं या गलत हैं, या जांच करना इसके अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो मनोविज्ञान जो विषय है वो सामाजिक विज्ञान में शामिल विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपचारात्मक शिक्षण डैश के लिए किया जा सकता है। तो कोई भी छात्र को सामान्य कक्षा के कमरे के तरीकों को जवाब नहीं देता है। यानी उपचारात्मक जो शिक्षण होता है, अगर कोई बच्चा कक्षा में जैसे पढ़ाया जा रहा है उसका सही रूप से जो जवाब नहीं दे रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा शिक्षण अपनाते हैं? उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। यानी उस बच्चे को किस तरीके से हैंडल किया जाए उसको, ताकि जो हमने पढ़ाया है वो याद हो जाए। तो हम क्या ढूंढेंगे? उसका स्वयं हल ढूंढेंगे। तो इसको हम कौन सा शिक्षण बोलते हैं? उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं। तो ये आपको बातें याद रखनी है। और सामान्य कक्षा में इस तरीके के जो कार्य हर टीचर करता है, यानी कोई ना कोई उपचार ढूंढता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस तरह की भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है? तो भाई सामाजिक विज्ञान शिक्षण में भाषा कैसी होनी चाहिए? हमारी तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए। यानी जो बात हम बोले वो सही हो और पूर्ण रूप से संवेदनशील हो, यानी हमारे समाज से जुड़ी हुई हो। कोई भी अगर आपको बात का पता नहीं होता है वो बच्चे को उसकी जानकारी न दें, क्योंकि एक बार जो टीचर बता देता है बच्चा उसी को मन में धारण कर लेता है। पहले आप उसको स्वयं परखें, स्वयं उस बात के तोड़ तक जाएं, तभी जाकर बच्चे को उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामाजिक अध्ययन अध्यापक का मुख्य उद्देश्य छात्रों में किस भावना का विकास करना है? यानी राष्ट्रीयता की भावना का। सामाजिक अध्ययन का अध्यापक कभी नहीं चाहेगा वो अपने प्रांत से प्यार करे, अपने राष्ट्र से प्यार करे, अपने जाति से प्रेम करे, अपने धर्म से, बल्कि वो क्या चाहेगा कि राष्ट्रीयता की भावना बच्चे के अंदर होनी चाहिए। बच्चा इन सब चीज़ों के ऊपर उठकर अपने देश के प्रति प्रेम हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, तभी बच्चा समाज के कार्य कर सकता, समाज से जुड़ा रह सकता और उसको अच्छे बुरे सभी का ज्ञान होना चाहिए। थैंक यू व्यूअर्स, ये आज के हमारे बहुत सारे टॉपिक से जुड़े हुए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं, जिसमें थॉर्नडाइक से जुड़े हुए एमसीक्यूज क्वेश्चन बताए गए और बहुत सारे सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों के बारे में बताया गया कि कौन कौन से सिद्धांत आपको बताए गए, और खास करके ऐसे चीज़ें बताई गई हैं शायद किसी दूसरी वीडियो में आपको देखने को न मिले। और फिर रहेगी बात जो साइंस पेडागोजी की, जिसमें साइंस से जुड़े हुए अध्यापक यानी एसटेट में इसी तरीके के क्वेश्चन अध्यापकों से, यानी जो भावी अध्यापक हैं उनसे पूछे जाते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, हमारी पूरी कोशिश रहती है। आपको अगर वीडियो पसंद आती है बिना बकवास के, तो प्लीज़ वीडियो को जाते जाते शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप सभी को मिलते रहेंगे ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।